हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जाहिद अहमद साहब। आप रिसर्च फेलो हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन, एल्फ्रेड डेकन इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में। और डॉक्टर साहब का अफ़गानिस्तान के ऊपर, एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर और साउथ एशियन सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा काम है। और सेक्टेरियनिज़म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो है, इस पर डॉक्टर साहब ने बड़ा लिखा है। इज़ वाइडली रेड एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहते हैं। आज मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रा बताएं, ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो तालीम पे पाबंदी लगा दी है ख़वातीन की, और साथ में इस पे जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पर भी डिस्कस की जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया शीमा साहब, आपने फिर से मुझे इनवाइट किया अपने शो में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये फ़ैसला किया है कि अदारे ही बंद, तालीम ख़वातीन को ही जनाब तालीम से निकाल दें और अदारे ही इनके लिए बंद कर दें, ये बहुत सारे लोग ये भी डॉक्टर साहब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तालिबान थे जो पाकिस्तान चाहता था, या कि पाकिस्तान को अपने सिर्फ इंटरेस्ट से गर्ज था, ना कि तालिबान किस तरह की सोच जो है वो मुसल्लत करेंगे, किस तरह का नज़रिया वो लेके आएंगे और उसका अफगान मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जारी बात है कि बीइंग हम नेबरिंग कंट्री और उधर भी पश्तून पॉपुलेशन और हमारे पास भी पश्तून पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हाउ डू यू सी दिस। और पाकिस्तान, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अफगानिस्तान था जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पिछले 40-50 साल से जो वो प्रॉप अप करना चाह रही थी। देखें, पहली तो बात यह है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि नज़रियाती तौर पे तालिबान को क्या हम सही तरह से समझ सके। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये जो है अंडरस्टैंडिंग हमेशा से थी कि नज़रियाती तौर पे अगर आप देखें तो देवबंदी और जो पश्तून कल्चर का जो मिक्सचर है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो तालिबान हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, आप समझें कि जो पिछले साल तक, खास तौर पे जब तक इंटरनेशनल ट्रूप्स वहां से विड्रॉ किए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो कम्प्लीटली फोकस थी हमारे अपना नेशनल इंटरेस्ट, हमारा जो जी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आपको पता होगा भारत का वहां पे इन्फ्लुएंस पिछले 20 साल में काफी भरा। भारत ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, उनकी अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्ट किया कंप्लीटली, उसमें इंडिया की फंडिंग थी। तो पाकिस्तान का तो बड़ा इसमें देखें नैरो विजन थी। पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जो भी हमारी अप्रोच थी, पॉलिसी नहीं थी, हमारी थी अप्रोच। ठीक है, अब दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए, जब से तालिबान आए हैं जो पहले भी उनकी हुकूमत थी 1996 से लेके 2001 तक, वो पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब अगर वो दोबारा कर रहे हैं तो हमें पिछले 1 साल में नजर आ गया था कि पहले शुरू में उन्होंने तो जो लड़कियों की एजुकेशन पे उन्होंने स्कूल्स बंद रखे, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते रहे कि जब हालात बेहतर होंगे तो हम ओपन कर देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज में उन्होंने खास तौर पे वो एक सेग्रीगेशन, बीच में पर्दे लगा दिए थे, लड़कियां एक तरफ बैठती थी और लड़के दूसरी तरफ बैठते थे। काबुल यूनिवर्सिटी की भी पिक्चर्स आपने इस पे देखी होंगी। तो इसमें हैरानगी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा ना कि देवबंदी, क्योंकि ये देवबंदी मदरसा के पढ़े हुए हैं। जब अफगान सोवियत जो जंग थी उसके दौरान जितने भी मुजाहिदीन जो बाद में तालिबान बने और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये पश्तून कल्चर और देवबंदी, वो जो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो एक माइंडसेट है, ये वो है। लेकिन अभी इसमें देखें, उनके यहाँ ये भी दिलचस्पी थी कि वो एक खेल खेलें, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उनके साथ कोई ज्यादा एंगेजमेंट नहीं की। रीजनल एक्टर्स में पाकिस्तान ने की, चाइना ने की, रशिया ने की। लेकिन आप ओवरऑल अगर वेस्ट ने देखें तो वेस्ट ने कोई एंगेजमेंट, कोई खास एंगेजमेंट उनके साथ नहीं रखी। जो कोई लीवरेज हो सकता था, कोई एड का कोई प्रेशर हो सकता था उन पे, वो भी नहीं रखा, और ना ही उन्हें रिकग्नाइज किया। तो इस सिचुएशन में जैसे कहते हैं कि तालिबान, दे हैव नथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। ठीक है, दे हैव मे बी मोर टू गेन इन टर्म्स ऑफ देयर डोमेस्टिक डायनामिक्स। ठीक है, कि वो क्योंकि जैसी सोसाइटी है, उसका कल्चर है, हो सकता है कि इस किस्म के डिसीजंस को फिर भी सपोर्ट मिले जो सोसाइटी के अंदर से, जो कि पश्तून कल्चर के हद तक। और दूसरा आपने सवाल किया कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे यहाँ भी पश्तून पॉपुलेशन है, उस पे इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। तो मैं तो उसका नहीं देखता कि उसका कोई खास हमारी तरफ कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी तरफ माइंडसेट डिफरेंट है। हमारी तरफ आप लिटरेसी रेट ही अगर देखें हमारे केपी में,
वो काफ़ी बेहतर है, जो वहाँ पे ख़वातीन का लिटरेसी रेट है उस हवाले से। तो हमारे यहाँ उस तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो एक इम्पैक्ट आ सकता है इनडायरेक्ट, वो है कि हमारे यहाँ जो इस्लामिस्ट हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको एक बूस्ट तो मिला है। जब से तालिबान ने देखें वो यहाँ जो एक नैरेटिव है वो तो यही है ना कि सुपर पावर के अगेंस्ट उन्होंने एक जंग लड़ी और जीती। उसको फिर इक्वेट भी किया गया, जो अमेरिकन जैसे वियतनाम से निकले थे, साइगोन से, और वो तस्वीर भी आई और सारा लोगों ने इक्वेट किया कि ये जो तालिबान की विक्ट्री है, ये भी उसी किस्म की है, बल्कि उससे बड़ी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ यूएस अकेला नहीं था, नेटो एलाइज भी थे, नॉन नेटो एलाइज भी थे और सारा कुछ। लेकिन अगर हम अब देखें कि ये अब इशू बहुत बड़ा है, ये यूनिवर्सिटीज बंद करने का, यूनिवर्सिटियों में अब लड़कियों को और खवातीन को रोकना, इसका एक इम्पैक्ट शायद वो ये भी एक मैसेज शायद तालिबान की रजीम देना चाह रही है कि अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम वही करेंगे जो हम पहले करते थे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ये मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं कि आप हमेशा से खवातीन के हकूक की बात करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन एंगेजमेंट आपने कोई नहीं रखी। अगर आप पाकिस्तान की भी एंगेजमेंट देखें पिछले 1 साल में, तो ऑफिशियल लेवल पे कितनी एक्सचेंजेस हुए, हमारे तो ज्यादा मसाइल हुए हैं। बॉर्डर पे वो फायरिंग हो रही है, फिर हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इंसिडेंट्स हुए हैं, वहां से जो खासतौर पे टीटीपी, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तो मसाइल बड़े हैं। अगर ड्रग्स के भी आप देख लें, जो यहाँ पे शिपमेंट्स आई हैं, हमारे एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जितनी पकड़ी है पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है, उसकी भी तादाद बढ़ती जा रही है। वो फेंस को भी जो पाकिस्तान ने बॉर्डर पे लगाया ड्यूरन लाइन पे, उसको भी वो काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो वाले मसाइल भी चल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अपनी इंगेजमेंट भी कोई इतनी खास नहीं है तालिबान के साथ। और अगर वो हिना रबानी खर साहिबा का ये एक विजिट है जो मुझे याद पड़ता है कि माजी करीब में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कोई विजिट वहां नहीं हुआ, हमारे मिलिट्री लीडरशिप का भी अगर कोई प्रोमिनेंट विजिट अगर आप याद करें तो पिछले 1 साल में कोई नहीं है। तो हमारी अपनी एंगेजमेंट, हम मेरे ख्याल है खुद भी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज्ड इसलिए हैं, शायद हमने पिछले भी आपके एक प्रोग्राम में बात की थी कि पाकिस्तान कंफ्यूज्ड इसलिए भी है कि अब की डायनामिक्स डिफरेंट है। माजी में तो यूएई था, सऊदी अरब था, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया था उन्हें पाकिस्तान के साथ, लेकिन आखिर में ब्लेम सारा पाकिस्तान पे पड़ा कि आप तालिबान को सपोर्ट करते थे, वहां पे अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां बनी, फिर 9/11 हो गया, हम पे काफी ब्लेम पड़ा उसका। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान शायद अब माजी से सीख के अकेले कुछ नहीं करना चाह रहा, कि अकेले उनको रिकॉग्नाइज करे और ओपनली सपोर्ट करे। और कुछ हमारे भी मुआशी हालात अब ऐसे नहीं है कि हम उनको सपोर्ट कर सकें जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। मैंने इस्लामाबाद में कुछ मीटिंग्स में ये डिस्कशन सुनी थी कि पाकिस्तान में कुछ कैलकुलेशन हो रही थी कि उनको हुकूमत चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए हर महीने। वो जितने पैसे हैं उतने हम दे ही नहीं सकते उन्हें कभी। एक देखे ना, एक स्टेट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इसीलिए पाकिस्तान की थोड़ी सी जो चेंज आई है, पाकिस्तान में लचक आई है कि वो अगर तालिबान इंडिया के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है उस पर। अगर आप देखें जो विजिबली पाकिस्तान ने कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। बट टू समिट अप, पाकिस्तान की कोई खास पॉलिसी नहीं है, ना ही तो एक्सट्रीमिज्म को लेके कि अफगान तालिबान के साथ थोड़ी इंगेजमेंट करें कि ये जो दहशत गर्दी का मामला है उसको हल कर लें। ठीक है, उन्होंने हमारा डायलॉग करवाया तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, लेकिन उन्होंने कोई इतना प्रेशर उन पे नहीं डाला कि वो हमारी बात सुनते। ठीक है जी, वो मैंने आपको कहा ना, वो भी खेल खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे पूरी तरह उनका इन्हिसार ना हो, और वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी, बल्कि अब तो अच्छी खासी ऑटोनॉमी पाकिस्तान से गेन कर ली है। और इसके ऊपर माजी में भी यही हुआ कि जब तालिबान वो ताकतवर हो जाते हैं, वो पाकिस्तान की नहीं सुनते, बल्कि किसी की भी नहीं सुनते, और वो ही अब दोबारा हो रही है सिचुएशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो किसी की भी नहीं सुनते डॉक्टर साहब। और अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने उनको कैसे चलाना है। हमारा तो अपने लात भूरे हैं। हमारे तो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और जो फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया में जिधर जाते हैं पैसे माँगते हैं, हमने जो है वो उनको कैसे चलाना है। लेकिन डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान जो है उसकी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि दुनिया ना तो कुछ उनको दे रही है, तो दुनिया की लिवरेज भी कोई नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि तालिबान ने ये जो तालीमी इदारे बंद करके बेसिकली एक और पॉइंट रखा है टेबल के ऊपर लोगों से बात करने के लिए। और वो ये भी फ़ेवर देंगे दुनिया को, देखो हम यूनिवर्सिटियाँ खोलने लगे हैं,
इसके अगेंस्ट हमें क्या दोगे। बेसिकली तो वो उनको पता है, वो बड़े अच्छे बार्गेनर हैं, उनको पता है, बिकॉज आपने बिल्कुल खूबसूरती से कहा कि दे हैव नथिंग टू लूज, उनके पास तो कोई नहीं, उनको तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो जारी बात है। ये जो सेंटिमेंट्स अफगानिस्तान में बन रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कि ये पाकिस्तान इन तालिबान को चाहता था, और डॉक्टर साहब जरा इसमें भी हमें बताइए कि हमारे बॉर्डर पे क्लैशेस हो रहे हैं, अवाम पे गोलियां वो चलाते हैं, बाढ़ वो उखाड़ते हैं, ये जो एक नज़रिया वो लेके आए हैं, पाकिस्तान क्या ऐसा अफगानिस्तान चाहता था, या कि पाकिस्तान, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के लिए डॉक्टर साहब, या कि पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहता था एक, या पाकिस्तान वो जो एक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली चीज़ कि कल को यार अगर इंडिया हम पे हमला कर दे तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी इन केस हमें, इफ वी आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑल दैट, या हम सिर्फ इसी चीज़ के लिए अफगानिस्तान को समझते थे। तो आपको नहीं लगता हमने 40 साल 45 साल ज़ाया कर दिए, बिकॉज पाकिस्तान का जो पिछले 45 साल ऑलमोस्ट जो रेफरेंस पॉइंट रहा है पाकिस्तान का, वो तो अफगानिस्तान रहा है। देखें हमारी इसमें मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आई। एक दफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं हमारी कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती, हमारे होते हैं फॉरेन रिलेशंस। रिलेशंस विद अदर कंट्री, पॉलिसी एज़ सच हमारी कभी भी नहीं रही किसी भी मामले में। ठीक है, अफ़गानिस्तान का हमने डेस्क बनाया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, तब की डायनामिक्स और थी क्योंकि वो पश्तून नेशनलिज्म और क्रॉस बॉर्डर उस किस्म के हालात थे तब। ठीक है, लेकिन वो डेस्क में भी कोई ऐसी खास कोई वहाँ पेशरफ नहीं हुई कि खास हमारी कोई पॉलिसी बन जाए अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, हमारी डिजायर रही कि वहाँ पे फ्रेंडली कोई रजीम हमें मिल जाए, जो या फ्रेंडली हो तो अच्छा है, अगर प्रो पाकिस्तान हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसमें हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने कभी भी नॉन पश्तून जो एलिमेंट्स हैं वहाँ उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ना बनाए, और जो कोशिश भी की उसके भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। कुछ हमारी भी परसेप्शंस थी इन रिलेशन टू नॉर्दर्न अलायंस एंड सो ऑन। तो एक जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वहाँ, हम तो यही समझते रहे कि वो नॉन पश्तून्स की हद तक महदूद है, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल के ही उठा के देख लें, तो ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है, ये तो तालिबान के अंदर भी काफ़ी और पश्तून पॉपुलेशन में भी काफ़ी फैल चुका है वहाँ पे। और आपने देखा होगा पाकिस्तान ने वहाँ एड के ट्रक्स भेजे जब पिछले साल, तो वहाँ वो तालिबान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उतारा और उन्होंने ऊँचे-ऊँचे वहाँ आवाज़ें लगाई कि हम इसको जलाएँगे। ठीक है, तो ये तो बस कुछ इंडिकेशंस हैं। हम हमेशा टिप ऑफ द आइसबर्ग को देखते रहे। हमने नीचे देखा ही नहीं कि मसला कितना बड़ा है। पाकिस्तान को जो आई थिंक हमने जो हमें ये सारी जो दुश्वारियाँ आ रही हैं अब, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन के पाकिस्तान एक खास जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है अफगानिस्तान, उसमें अपनी गुडविल के ऊपर फोकस नहीं किया। हमने बहुत नैरो अपनी विजन रखी कि यहाँ से अब इंडिया का इन्फ्लुएंस ना हो वहाँ पे, मिसाल के तौर पे। ठीक है, वहाँ से ये फॉरेन ट्रूप्स अगर निकल जाएँ, हमारी शॉर्ट टर्म विजन थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतना बड़े वहाँ पे फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ सकते हैं। और फिर ज़ाहिर-सी बात है वेस्ट का फोकस है यूक्रेन की तरफ। ठीक है जी, सारा उधर, और अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी यूएस में यूएस को विजिट कर रहे हैं एंड सो ऑन। वहाँ पे क्लियर है कि उनका फोकस उस तरफ है। अब अफगानिस्तान आपको कहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी उसकी खबर नहीं आती। मैं तो ऑस्ट्रेलिया का आपको बता सकता हूँ, यहाँ मैं लोकल टीवी चैनल लगाता हूँ, अफगानिस्तान की कोई खबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये एक ट्रेंड है और पाकिस्तान को इसको जो है ना ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहिए था कि ठीक है, हम प्रमोट करते रहे कि ये तालिबान के साथ डायलॉग किया जाए, तालिबान के साथ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। आपको याद है इमरान खान साहब को उन्होंने लेबल भी दिया तालिबान खान का, इंडियन मीडिया में तो खास तौर पे काफ़ी उसको बढ़ाया चढ़ाया, क्योंकि वो हमेशा फ़ेवर करते थे कि इनके साथ डायलॉग किया जाए। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने भी यही फ़ेवर किया। अब हम पे ब्लेम आ रहा है कि यार ये इस किस्म के लोग आप चाहते थे जो अब ये औरतों को और बच्चों को स्कूल जाने नहीं दे रहे, और यूनिवर्सिटियों में नहीं जाने दे रहे। तो ये तो हमारे कभी देखें हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वो यहाँ तक तो सोचा ही नहीं किसी ने, ये तो बहुत आगे की बात है। पाकिस्तान में तो बहुत शॉर्ट टर्म विजन थी कि ये यहाँ से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, ये तालिबान आएंगे तो वो जो हमारे 90s वाली सिचुएशन थी, 5 साल जब इस्लामिक एमिरेट वहां पे थी, वो एक ऐसा वही 5 साल थे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छे से मुराद यानी कोऑपरेटिव आप कह लें, अच्छे भी इतने को प्योरली अच्छे नहीं थे। मानी तो ड्यूरन लाइन भी उन्होंने इंटरनेशनल पूरी तरह नहीं थी ना वो, उसको बॉर्डर। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो उसी में माजी में अटके रहे कि वही वाली सिचुएशन दोबारा हो जाएगी, क्योंकि माजी में जब ये था वो सिचुएशन डिफरेंट थी, तालिबान के इतने एक्सटर्नल एंगेजमेंट नहीं थी। अब उन्हें ये फायदा हुआ कि कतर में जो उनका ऑफिस था उसके जरिए उन्होंने रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना लिए, कतर के साथ तो बनाए ही बनाए, चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना लिए, फिर ईरान के साथ भी उनकी एंगेजमेंट होगी। तो पाकिस्तान कोई अकेला एक्टर नहीं रहा, जो माजी में था कि पाकिस्तान के तो यहाँ से एडवाइजर्स उनकी हर मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे। जब इस्लामिक एमिरेट थी, हमने उनको ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से भी बहुत सपोर्ट किया और काफी हमारा बाय वर्च्यू ऑफ दैट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी था वहां पे। ठीक है, अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, उन्होंने भी सीखा है देखें माजी से, और वो भी नहीं चाहते कि उन्हें पता है अपनी डोमेस्टिक डायनामिक्स का, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर एक हद से ज्यादा इन्हिसार हो, क्योंकि डोमेस्टिकली उन्हें भी पता है कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहां पे बहुत है, और एक हद से ज्यादा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उनकी भी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ गए नहीं हैं, मिलिट्री एंगेजमेंट हो नहीं रही, टीटीपी को तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और लगता ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को एज़ ए लिवरेज यूज़ किया अगेंस्ट द अमेरिकन्स, इसी तरह आजकल तालिबान टीटीपी को इस्तेमाल करेंगे और उनको पता है कि हमने किस तरह इनको जो है वो करना है। तो आप पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? हम क्या कर सकते हैं? और एट द एंड ऑफ द डे जो आपने बात भी की कि जो अवाम में एक सॉफ्ट पावर होती है, वो भी हमारी कोई नहीं रही, बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया की जो टेक्निकल टीम है वहाँ बैठी हुई है, वो डील कर रही है और वो एंगेज कर रहे हैं और हम वी डोंट हैव एनीथिंग टू डिलीवर। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाता है? बिकॉज़ हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कर सकें। थोड़े वो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की है अफ़गानिस्तान के अंदर, पैसे-शैसे लगाए हैं, हॉस्पिटल ये वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और बल्कि इसका नुकसान तो हमें ये हुआ डॉक्टर साहब कि अभी देखें कि हमारे डॉलर पे बड़ा प्रेशर है। हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारा डॉलर जो है वहाँ से ब्लैक मार्केट में जा रहा है। ग्रे मार्केट हमारे खुल गई, 245-50 रुपए का ग्रे मार्केट में, ब्लैक मार्केट में डॉलर इस्लामाबाद डॉक्टर साहब मिल रहा है। आप क्या समझते हैं क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास रह जाती हैं इन सर्कमस्टांसेस में? हम फिर क्या करें जब हम उनको कुछ दे भी नहीं सकते और वो उल्टा हमारी इकोनॉमी जिद्दा पठावा देखें, पहली बात तो ये है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। पहले तो ये हमें फ़ोकस करना चाहिए ना इसके ऊपर, रियलिस्टिक एनालिसिस के हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम सोचें तो हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अब दे सकते हैं। माज़ी में तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे ट्रैवल करते थे, उनकी फैमिलीज़ इधर थीं, तो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई आप कहें कि लीवरेज था एक हद तक। ठीक है, अब क्या है, अब वो देखें उन्होंने वहाँ अपनी इस्लामिक एमिरेट एस्टेब्लिश कर ली है। जैसे-तैसे करके भले अभी भी वो ड्रग से पैसा कमा के वो अपना काम तो चला ही लेंगे, ठीक है जी। सफ़र किसने करना है? जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसी, जहाँ पे आपने ये सारा इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी बताई कि ब्लैक मार्केट में डॉलर की कैसे है वहाँ पे खरीदो-फरोख्त और ये वाला मामला चल रहा है। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि रीजनल कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को मिलके जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए। एक तो ऑप्शन ये है कि जॉइंटली कोई ना कोई एड हॉक फोरम बनाए जो अफ़गान ये तालिबान लीडरशिप के साथ एंगेजमेंट करे, क्योंकि चाइना एटलीस्ट रीजनल अगर आप कंट्रीज़ देखें तो चाइना से तालिबान को काफ़ी चीज़ें चाहिए। चाइना वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहा है, चाइना ने वहाँ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं, सारा कुछ। तो पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है कि चाइना और वो रीजनल एक्टर्स के साथ मिलके एंगेज करना चाहिए, और बायलैटरली भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी हाई लेवल मीटिंग्स हों। हमारी हाई लेवल कोई नहीं हो रही। हमारे एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर और मिलिट्री लीडरशिप को आई थिंक एटलीस्ट इन्हें कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ट्वाइस अ ईयर जो है कोई ना कोई मीटिंग्स करें। ये इससे बेहतर तो पुराने जमाने में था कि मरी में इन्होंने डायलॉग्स करवाए, इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस में भी पाकिस्तान का किरदार था और सारा कुछ, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक मेरे ख्याल डीपर एंगेजमेंट की जरूरत है, और उसमें उतना पैसा रिक्वायर्ड भी नहीं है और उनको भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि तालिबान का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनका ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ रिकग्निशन जरूर मिले इंटरनेशनल लेवल पे। कोई नेबरिंग कंट्रीज ही उनके जो गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लें, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी है उनके लिए लॉबिंग की, ओआईसी पे भी, यूएन लेवल पे भी, कि उनको एड दे दुनिया, और पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ उनकी रिकग्निशन के मामले के ऊपर भी बातचीत की है। तो ठीक है, पाकिस्तान से उन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। ये पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि एक लौता एक लीवरेज रह जाता है।
जिसकी तालिबान को ज़रूरत है। पैसा तो आपको पता ही है कि हम इतना ख़ास उन्हें दे नहीं सकते। थोड़े बहुत वो जो एड है, वो जो फूड या मेडिसिन या उस किस्म की एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन 2 ऑप्शन है कि बायलैटरली एंगेजमेंट जो है मोर डीपर हो और मोर रेगुलर, और रीजनली कोई ना कोई एड हॉक फोरम बने। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अफगानिस्तान डेस्क है, लेकिन उसका मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है, और शंघाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो गया। वहां पे जाहिर बात है इंडिया भी फुल मेंबर है, अब ईरान भी फुल मेंबर हो गया एंड सो ऑन। तो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस ज्यादा हैं अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन एड हॉक जिसमें ये 4-5 लाइक माइंडेड आपके जो रीजनल प्लेयर्स हों और वो तालिबान के साथ एंगेजमेंट करें, तो वो एक प्रेशर ग्रुप बन सकता है। बिल्कुल सही है, प्रेशर ग्रुप बन सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी तो इतना डिप्लोमेटिकली उसके अपने चैलेंजेस हैं कि अगर वो डॉक्टर साहब रिकग्नाइज कर ले अफगानिस्तान को, तो हम तो डिफेंड करने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि हमने क्यों किया, हमने उनके लिए ओआईसी कॉन्फ्रेंस की, वो हमारी बाड़ें उठा रहे हैं। तो वो तो कोई, जिसे वो पंजाबी कहते हैं ना, बंदी फबदी होवे, देन वी कैन मूव ऑन विद देम ना। ये तो नहीं है कि मतलब और दूसरा ये है कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई एपेटाइट है कोई बात करने की, ना ही हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। बल्कि कल मुझे मौका मिला बिलावल भुट्टो को सुनने का इधर एक थिंक टैंक में वाशिंगटन में, तो वो बात कर रहे थे कि मैं ट्रेड, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, ये करना चाहता हूँ, और फ्लड्स आए हैं उसके लिए हमें पैसे चाहिए, हम डोनर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो दुनिया उनसे सवाल पूछ रही थी, टीटीपी आपको दोबारा आ गई है, वो बातें और कर रहे थे। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सारी बात है, यही काम होता है हुकूमतों का कि वो कुछ और बताना चाह रहे होते हैं और आवाम जो दुनिया है वो कुछ और सुनना चाह रही होती है, द प्रेसिंग इश्यूज। एनी हाउ, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक विद यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब।